हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यानी वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन फलन। दोस्तों, उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा के संबंध का उत्पादन फलन कहते हैं। यह साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीक संबंध को प्रकट करता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद ना तो कभी शून्य हो सकता है और ना ही ऋणात्मक। कुल औसत तथा सीमांत उत्पादनों में परिवर्तन की अवस्थाएं। उत्पाद पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। उत्पाद कुल उत्पाद पहली अवस्था में बढ़ता है, दूसरी अवस्था में बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, तीसरी अवस्था में गिरता है। औसत उत्पाद बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है, गिरता है, तीसरी अवस्था में भी गिरता है। सीमांत उत्पाद पहला बढ़ता है, फिर गिरना प्रारंभ कर देता है, फिर गिरता है तथा शून्य हो जाता है, गिरता है तथा ऋणात्मक हो जाता है। औसत और सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम हो जाता है, लेकिन उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कॉप डगलस उत्पादन फलन। कॉप डगलस उत्पादन फलन। इस उत्पादन फलन को कॉप और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था, इसलिए यह फलन उनके नाम से जाना जाता है। यह फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन को एक रूप है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। पहला, इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य हो जाता है। दूसरा, इस फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर और दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। तीसरा, इस फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रम तथा पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। चौथा, इस फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थशास्त्र और प्रमुख पुस्तक और लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, सिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्स। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंटरनेट एंड मनी, J.M. केन्ज। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेट, इंटरेस्ट एंड मनी, कीन्स। हाउ टू पे फॉर वॉर, क्रीन्स। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। गिवन वस्तुओं में मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। मांग की लोच इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। गिवन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिवन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिवन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की जाती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बोलचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापात्र उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बोलचदार होती है। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच का समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की तनोलोच उतनी ही बलोच होगी। इसकी विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। जिन वस्तुओं पर व्यय करने
कि जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत ही अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है, तथा जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग बलोचदार होती है। मुद्रा के रूप में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं। मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन, अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफैलिएशन। तीसरा मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन। चौथा मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। जिसमें वस्तुएं महंगी तो हो जाती है, इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रा स्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होते हैं। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्ण उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। उदाहरण ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ता हुआ मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न कराती है। वस्तुओं का उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब उसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश के आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है, जिसके अवमूल्यन को जनित स्फीति उत्पन्न होती है। खुली मुद्रास्फीति में समाज की ओर बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, जबकि दबी हुई मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है। धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग को निर्धन होता चला जाता है। व्यापार संतुलन के विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियाँ। हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण एवं साख नीति, युद्ध जनित अनुपातक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति, कठोर उद्योग नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। पहला, राजकोषीय उपाय। संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुपातक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील कारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचत को प्रोत्साहित करना और उत्पादन में वृद्धि करना। मौद्रिक उपाय। मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, कठोर साख नीति अपनाना। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति। यह मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रीपोगो के अनुसार मुद्रा संकुचन 2 प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि की मात्रा से अधिक होती है, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। मैट्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं के उत्पादन बढ़े। दूसरा, मैट्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मैट्रिक आय में कमी अधिक हो। मैट्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। उत्पादन यथावत रहे परंतु मैट्रिक आय घटे जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय। मौद्रिक उपाय। मुद्रा का अधिक निर्गमन, साख मुद्रा का विस्तार। राजकोषीय उपाय। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, कारोबार में कमी,
तीसरा, ऋणों का भुगतान। चौथा, आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि। अन्य उपाय में प्रथम, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी। दूसरा, पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा अपस्फीति में अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। मुद्रा स्फीति यानी रिफ्लेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति यानी रिफ्लेशन में प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रा स्फीति एवं संस्फीति की प्रगति लगभग एक सी होती है। दोनों में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। स्फीति जानबूझकर नकारात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजनक होती है। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश की मंदी की स्थिति में उत्पन्न कराती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति या नियोजित रूप से एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन देश को हानि होती है। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों ही प्रगति लगभग एक सी होती है। गतिहीन स्फीति या निस्पंद स्थिति, स्टेजफ्लेशन या स्लम्पफ्लेशन, यह वह स्थिति है को घातक है जब अर्थव्यवस्था में एक और कीमतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था को निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें अधिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। निस्पंद स्थिति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। सॉल्यूशन के शब्दों में निस्पंद स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्य तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारियों में वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। निस्पंद स्फीति की उत्पन्न होने के कारण मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि, मजदूरी दरों में तीव्र गति, तीसरा प्राकृतिक प्रकोप, चौथा विदेशी व्यापार में घाटा, पांचवा उत्पादन लागत में वृद्धि, छठा लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति बने रहना। लॉरेंज वक्र, आय के वितरण में व्यापित विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। गिनी गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ गिनी, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानताओं की संख्या की माप गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी ही अधिक होगी। सिद्धांत एवं प्रतिपादक, विकास का सिद्धांत, दादाभाई नौरोजी। गरीबी का दुष्चक्र, दृष्टिकोण, प्रक्षेप, बेरोजगारी, रेगनर नक्स सिद्धांत, संतुलन विकास का सिद्धांत, रेगनर नक्स। प्लानिंग एंड दी पुअर, V.S. मेनहास। एन रिकवरी इनटू ऑफ द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, गुनार मिडल। प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजोस्टीन रॉडो। असंतुलित विकास सिद्धांत, हर्षमैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टोव। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव व्यास, A.K. सेन। एंड भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, एडम स्मिथ। इष्टतम करोड़पूर्ण सिद्धांत, आर्थर रेफर। वैकर केल्डार, टोबिन कर, जेम्स टोबिन। मूल वर्धित कर, वैट, प्रथम प्रतिपादक एक वॉन सीमेंस। मूल संचित क्षेत्र, मॉरिस फॉर ऑफ कॉलरशिप विकसित किया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, J.S. मिल। जीरो बेस बजटिंग, पीटर टपायर। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, डॉल्टन पीगो। कर देय क्षमता, क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत, A.P. लर्नर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, जॉन मेनार्ड
कीन्स। क्रेजनेट्स वक्र। साइमन कोजनेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होगी। इस वक्र को कोजनेट्स वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी एवं यदि बेरोजगारी दर अधिक है तो मजदूरी कम होगी। अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच के वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। पर्यावरणीय कोजनेट वक्र आर्थिक विकास की दर तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कोजनेट्स पर्यावरणीय वक्र कहते हैं। लाफर वक्र। यदि करारोपण की दरें को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिया जाने पर करावत राजस्व में कमी आएगी। प्रस्ताव वक्र। सर्वप्रथम मार्शल तथा एजवर्थ ने इसे प्रयोग किया था, लेकिन अब मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और विनिमय दर सिद्धांत और प्रशुल्क सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है। यह उस देश को निर्यात योग्य वस्तु के विविध मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें वह देश विविध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात योग्य वस्तु के विनिमय करने को तैयार है। व्यापार उदासीनता वक्र। व्यापार उदासीनता वक्र। इसका विकास जेम्स मीड ने किया था। व्यापार उदासीनता वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाली परिवर्तनों को दर्शाता ही है, साथ ही व्यापार शर्तों और व्यापार के परिणाम में भी परिवर्तनों के वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। समष्टि तथा विशिष्ट अर्थशास्त्र। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं, समष्टि मैक्रो अर्थशास्त्र तथा विशिष्ट माइक्रो अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ वृहद होता है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा होता है। इकाइयों की गतिविधियों का अध्ययन, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनी या एक विशेष उद्योग जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। नोट: 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रगनार फ्रिस्क ने किया था। फिशर प्रभाव। इराविक फिशर द्वारा विकसित यह अवधारणा मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है कि ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर को कुल योग कहते हैं। R = स्मॉल r प्लस कैपिटल F, जहाँ पर कैपिटल R हमारा सांकेतिक ब्याज दर, स्मॉल r हमारा वास्तविक ब्याज दर तथा कैपिटल F हमारा वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। यह अवधारणा मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक ब्याज के दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर देखा जा सकता है। जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे सांकेतिक ब्याज दर कहा जाता है, लेकिन जमाकर्ताओं के इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती है, उसे वास्तविक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सांकेतिक ब्याज दर 8% है तो उस समय मुद्रास्फीति की दर 5% है तो उसे वास्तविक ब्याज की दर मात्र 3% प्राप्त होगी। कैपिटल R = स्मॉल r प्लस कैपिटल F, जहाँ पर कैपिटल R हमारा हो गया 8%
और स्मॉल आर हमें निकालना है, प्लस एफ हमारा हो गया 5%, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3%। भारत की संभ्र रेटिंग। वर्तमान में भारत को 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड ऑफ एंड पूर्वस, S&P, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फिच और डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज DBRS, जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी IJCRA और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक टोक्यो TIM रेटिंग देती है। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया गया है। टोबिन कर यानी टोबिन टैक्स। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। टोबिन कर दुनिया में यह कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। फिफ्थ, कर्ब डीलिंग। शेयर बाजार में बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्ब डीलिंग कहते हैं। बजट। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं करता, परंतु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का भी विवरण है। यह आधुनिक काल में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का प्रधान भी बन गया है। बफर स्टॉक। आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तजेटिया और मंदेटिया, बुल्स एंड बियर्स। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तो उसे तजेटिया कहलाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराना की आशा करके किसी वस्तु के भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वह मंदेटिया कहलाता है। क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। ब्रिज लोन। कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहलाता है। अवमूलन यानी डीवैल्यूएशन। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अथवा विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन परिस्थितियों में के अनुसार सरकार स्वयं करती है। अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं तय करती है। विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता है और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। जब व्यापार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं तो उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है। वह अव्यवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। एस्टेट ड्यूटी या एस्टेट ड्यूटी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। महत्वपूर्ण समितियों। स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला। दांत वाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान। रेखा समिति, अप्रत्यक्ष कर। सरकारियों समिति, केंद्र राज्य
संबंध, गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता, महालोनोविस समिति राष्ट्रीय आय, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, राजा चैल्या समिति कर सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार में छेद, खुसरो समिति कृषि क्षेत्र साख और गाई और पोरिया समिति बैंक सुधार सेवा सुधार। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, नरसिम्हा समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी, एस तारोपर समिति रुपयों की पूंजी खाते का परिवर्तनीयता, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव, BS ब्यारा समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, महाजन समिति चीनी उद्योग, सत्यम समिति वस्त्र नीति और बीरट सेठ समिति हथकरघा के विकास। 16 हीनार्थ प्रबंधन या डिफेक्ट फाइनेंसिंग, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस अधिक को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। समिति मात्रा में इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। स्वर्णमान या गोल्ड स्टैंडर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।